को इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि कैसे टॉटोमराइजेशन होता है ये भी जानना जरूरी है। केवल इससे मतलब नहीं होता कि टॉटोमराइजेशन क्या है। टॉटोमराइजेशन तो वो छोटा सा चीज है जो हम लोग अभी से 2 क्लास पहले डिस्कस कर चुके थे। एग्जैक्टली 2 क्लास पहले डिस्कशन किया था कि कीटोन फॉर्म अपने आप को इनॉल में कन्वर्ट करता है या इनॉल फॉर्म अपने आप को कीटोन में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो भी कन्वर्जन होगा, चाहे कीटोन फॉर्म कन्वर्जन करे चाहे इनॉल फॉर्म कन्वर्जन करे, हम लोगों का कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म। तो इसीलिए जो हम लोगों का कन्वर्जन आता है उसमें हमेशा कीटोन फॉर्म ही मेजोरिटी में रहता है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। तो पूरा इक्विलिब्रियम का जो सिस्टम होगा वो अपने आप को कीटोन के साइड में रखना चाहेगा। तो इस वजह से हम लोग बस उतना बेसिक जान ले तो टॉटोमेरिज्म हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि सवाल अगर टॉटोमेरिज्म के ऊपर पूछा तो एग्जैक्टली उतने पार्ट से नहीं पूछेगा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जिसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा उसको रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट रखते हैं, क्योंकि एक्चुअल उसमें जो स्टेप्स हैं वो रिएक्शन में जो हम लोग काम कर रहे होते हैं उसी को मतलब उसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। बट शुरुआत में पहले तो हम लोग ये डिस्कशन कर लेते हैं कि टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट होता क्या है, ताकि आइडिया तो रहे कि हम लोग टॉटोमेरिज्म में एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हैं। और उसमें हम लोग इस तरह के सिस्टम्स की बात करें कि जैसे मान लो ए के साथ हम लोग का डबल बॉन्ड बी है और इस बी वाले पार्ट के साथ हम लोगों का कोई एक एटम अटैच है सी, उसके ऊपर हम लोग का कोई एक ग्रुप अटैच्ड है। नॉर्मली हम लोग हाइड्रोजन लेके चल रहे होते हैं। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में ये हाइड्रोजन वाला पार्ट अपने आप को माइग्रेट करके दूसरे जगह लेके चला जाता है। तो बेसिकली हाइड्रोजन ग्रुप के माइग्रेशन की वजह से हम लोग को एक नया स्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग का हाइड्रोजन वाला पार्ट आगे शिफ्ट करेगा तो उस केस में ये सी वाले एटम का एक बॉन्ड मिस हो रहा है और ए वाले पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ रहा है। तो ए अपना बॉन्ड हटाना चाहेगा, सी अपना बॉन्ड वापस से रिकवर करना चाहेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में ए और बी के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो बी और सी के बीच में चला जाता है। मतलब स्ट्रक्चर ऐसा कुछ आता है, ए के साथ बी का सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड सी, और ए वाले पार्ट पे हम लोग का एच शिफ्ट हो जाता है। इस तरह के माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन वाले पार्ट को हम लोग आराम से टॉटोमेरिज्म बोल सकते हैं। इसको और भी नाम से जाना जाता है, प्रोटोट्रॉपी, ये भी एक नाम यूज किया जाता है प्रोटोट्रॉपी, क्योंकि जो H प्लस है उसको हम लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। प्रोटॉन अपने जगह से माइग्रेट कर गया तो इसलिए हम लोग ये वर्ड भी आराम से अटैच कर सकते हैं। बट ठीक है, इस तरह का वर्ड हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते। प्रोटोट्रॉपी हो गया या एक और भी कुछ नाम यूज करते हैं, वो नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा। इस तरह कुछ नाम है जो हम लोग नॉर्मली डेस्मोट्रॉपी भी वर्ड यूज करते हैं। ये सब नाम हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते, हम लोग उसको टॉटोमेरिज्म ही बोलते हैं। बट उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान रखते होंगे। पहला चीज माइग्रेशन ऑफ H प्लस, तो उसकी वजह से हम लोग एक सिस्टम बना। नॉर्मली ये जो टॉटोमराइजेशन का प्रोसेस है, ये पूरा माइग्रेशन का प्रोसेस है, ये इंटर कन्वर्टेबल होगा। मतलब रिएक्टेंट वाला पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट वाला पार्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हम लोगों का कौन सा पार्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है। कौन सा पार्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होने का मतलब कौन सा पार्ट ज्यादा स्टेबल मोड में है, इस चीज के ऊपर चीजें डिपेंड कर रही हैं। रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है कि हम लोग का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, इस चीज के हिसाब से हम लोग सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि हम लोग ओवरऑल कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। और उसके अलावा फिर हम लोग एक और छोटे से पॉइंट की बात करते हैं, टाइप ऑफ टॉटोमरिज्म या टाइप ऑफ सिस्टम जिसमें टॉटोमरिज्म होता है। ज्यादा प्रिसाइजली बोले हम लोग तो टाइप ऑफ सिस्टम जिसमें टॉटोमराइजेशन हो सकता है। इस पूरे पार्ट में जो हम लोग का हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन 3 एटम वाले पार्ट के हिसाब से माइग्रेट किया। मतलब सी से ए पे माइग्रेट किया या ए से सी पे माइग्रेट किया। मतलब जो हम लोग का पूरा माइग्रेशन का प्रोसेस है वो 3rd एटम तक चल रहा है। तो इस चीज को हम लोग ट्रायड सिस्टम बोलेंगे। ये वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं हम लोग, ट्रायड सिस्टम। और उसी के साथ साथ ऐसा भी केस हो सकता है जहां पे हम लोग डायट सिस्टम की बात करते हैं। जैसे चलो ठीक है, पहले हम नीचे लिख देते हैं, जहां पे 2 एटम्स के बीच में माइग्रेशन होगा एच का, वहां वाले पार्ट को हम लोग डायट सिस्टम बोला करेंगे। अब जैसे डायट सिस्टम वाले पार्ट का एग्जांपल हम लोग HCN लेके चल सकते हैं। हम लोग का HCN अगर मॉलिक्यूल है तो HCN मॉलिक्यूल वाले पार्ट को हम लोग इस तरीके से भी आराम से एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये HCN वाले पार्ट में जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से माइग्रेट करके नाइट्रोजन पे चला गया। मतलब 2 एटम्स के बीच में माइग्रेशन हुआ एच का, इस चीज को हम लोग डायट सिस्टम बोलेंगे। ऑल्दो डायट सिस्टम अपने लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, हम लोग इसको ज्यादा डिस्कशन का पार्ट नहीं कंसिडर करते हैं। मोस्टली हम लोग ट्रायड सिस्टम की बात करते हैं। जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा, कीटोन वाले पार्ट में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जो हम लोगों का हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे माइग्रेट करेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन में से पार्ट उठ के आगे साइड माइग्रेट करेगा, तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में H के साथ C के ऊपर OH और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन होने वाला है। बाकी जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो एडजस्ट हो चुका है, चलिए काम करते लिख ही देते हैं, CH3 सॉरी यहाँ CH2, यहाँ पे CH2। तो इस पूरे पार्ट में हम लोग का H जिस एटम पे है वहां से थर्ड एटम के ऊपर माइग्रेट किया। तो ऐसा सिस्टम जहां पे माइग्रेशन 3 एटम के बीच में हो रहा है, इस चीज को हम लोग आराम से ट्रायड सिस्टम बोल सकते हैं। ट्रायड सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स, ऐसा नहीं कि केवल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है। यहाँ पे हम लोग कीटोन से इनॉल वाले पार्ट में जा रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोल सकते हैं। ऐसा नहीं केवल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ही काम का है, किसी भी तरह का सिस्टम ले सकते हैं हम लोग इस केस में। जैसे मान लो ऐसा एग्जांपल है N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके आगे हम लोग का CH3 वाला पार्ट दे रखा है, नाइट्रोसोनियम आयन टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो ये CH3 वाला पार्ट जो है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हम लोग माइग्रेट करा के आगे लेके चले जाते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में N डबल बॉन्ड CH2 और इस N के ऊपर हम लोग OH ग्रुप बना सकते हैं। तो ऐसा भी टॉटोमराइजेशन आराम से पॉसिबल है, लेकिन इस केस में नाइट्रो ग्रुप जो है, NO वाला ग्रुप है, नाइट्रोसिल ग्रुप, ये नाइट्रोसिल ग्रुप वाला पार्ट है, शायद नाइट्रोसोनियम ग्रुप बोलेंगे इसको, नाइट्रोसो ग्रुप बोलेंगे। ये नाइट्रोसो ग्रुप इतना ज्यादा स्टेबल नेचर का होता है कि ये अपने आप को आगे नॉर्मली कन्वर्ट करके नहीं रखना चाहता है। तो इस तरह के केस में हम लोग हमेशा बचपन से यही स्ट्रक्चर देखते आए हैं। बट ऐसा नहीं कि ये स्ट्रक्चर अपने आप को दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, कन्वर्जन पॉसिबल है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, ऐसा हम लोग आराम से सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर हम लोग ऐसा याद करें तो तुम लोगों को ध्यान होगा ऑक्साइम मॉलिक्यूल, ये चीज हम लोगों ने डिस्कशन में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करा रखा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आता है। अगर याद हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग ऑक्साइम मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से हम लोग का OH ग्रुप अटैच्ड है, तो ऑक्साइम वाला पार्ट हम लोग का आराम से एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस तरह के दो सिस्टम्स है जिसका अपने को नाम ध्यान रखना है, डायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम। ऑल्दो ट्रायड सिस्टम ही अपने काम का है, लेकिन डायट सिस्टम भी मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके बिना काम चलेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट आता है सबसे पहले, कि अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ट्रायड सिस्टम में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का, क्योंकि हम लोग को अपने सिलेबस में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से मतलब है, बाकी भी टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट हम लोगों को केवल प्रिसाइजली कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से मतलब है। तो अगर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होना है तो एग्जैक्टली किस प्रोसेस के थ्रू होता है, कैसे एक कीटोन ग्रुप इनॉल में कन्वर्ट होता है, या फिर कैसे एक इनॉल ग्रुप कीटो में कन्वर्ट होता है, ये पूरा प्रोसेस मालूम होना चाहिए, पूरा स्टेप मालूम होना चाहिए। और इस केस में जब हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, एक बेसिक मीडियम का पॉसिबिलिटी और दूसरा एसिडिक मीडियम का पॉसिबिलिटी। दोनों मीडियम में हम लोग का टॉटोमराइजेशन हो सकता है। ऐसा भी नहीं कि हमेशा बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम ही चाहिए, सेल्फ टॉटोमराइजेशन भी होता है। कंपाउंड अगर एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब कंपाउंड, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में टर्म आता है, तुम लोग को याद होगा, जब हम लोग वैसे कंपाउंड्स की बात करते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड को? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। तो एसिड और बेस से रिएक्ट करने वाले ऑक्साइड्स को बोलते हैं, वो ऑक्साइड अलग कैटेगरी में होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऑल्दो उसको नॉर्मली कंपाउंड भी बोल दिया जाता है, बट एम्फीप्रोटिक बोलते हैं, जब H प्लस दे सकता है, ले सकता है तो नॉर्मली, अच्छा हम एसिड और बेस पूछे ना, एम्फीप्रोटिक वर्ड भी यूज करते हैं। वैसे सब्सटेंस जो H प्लस दे सकते हैं, H प्लस ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। तो जब हम लोगों के पास एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस होता है तो इस सिनेरियो में हम लोगों का आराम से सेल्फ टॉटोमराइजेशन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है अपने आप समझ में आएगा जैसे हम लोग बेसिक या एसिडिक वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। अब अगर मान लो जैसे ऊपर जो मेरा केस दे रखा था, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अभी के लिए। एसीटोन है, एसीटोन वाला पार्ट टॉटोमराइज करेगा, और टॉटोमराइज जब करेगा तो हम इसमें एक सर्टेन टाइप से एरो बना रहे हैं। इस एरो का मतलब है कि हम लोग प्रोडक्ट वाले पार्ट का कन्वर्जन बहुत स्मॉल दिखा रखे हैं और रिएक्टेंट के साइड का कन्वर्जन हाइयर है, मतलब इनॉल कीटोन फॉर्म में ज्यादा रहना चाहेगा एज कम्पेयर टू कीटोन वाला पार्ट इनॉल फॉर्म में। तो ये हम लोग एक एरो बड़ा एक एरो छोटा करके आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो अपने इस स्ट्रक्चर में जब हम लोग का एसीटोन कन्वर्ट हो रहा है बेसिक मीडियम में, पहले बेसिक मीडियम में लेते हैं, तो क्या क्या होगा, इन सब चीजों का ध्यान रखना। ऑल्दो ये पॉइंट हम अभी एक बार मेंशन कर रहे हैं, आगे कीटोन ग्रुप में जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे तो वहां पे ये फिर से आएगा, तो इस चीज का रिपीटिशन रहेगा, बार बार रिपीटिशन रहेगा, और जब नेम्ड रिएक्शन आएगा तो वहां पे फिर से आएगा। अगर तुम लोग को याद हो, ये हम दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं, जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, ये हम लोग जब इलेक्ट्रोफाइल बता रहे थे तब वहां पे मेंशन किए थे, जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से अटैच्ड है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है जो कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, सॉरी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर का है, तो कार्बन वाला पार्ट हम लोग का आराम से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अगर कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है तो एक न्यूक्लियोफाइल यहीं पे जाना चाहेगा। तो जैसे मान लो कि मैंने ये बोला कि हम लोगों का बेसिक मीडियम है, मतलब OH माइनस नॉर्मली रह सकता है, और भी बेसिस हो सकते हैं, कार्बोनेट आयन कुछ भी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट अगर OH माइनस रहा नॉर्मली, जब भी हम लोग बेसिक मीडियम बोलेंगे तो हम लोग अल्कली की बात करेंगे, OH माइनस की बात करेंगे। तो अगर कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, जितने भी बेसिस हैं ऑल बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस आराम से न्यूक्लियोफाइल होगा। एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में आराम से रिएक्शन होना चाहिए, इसका मतलब OH माइनस वाला पार्ट आराम से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा। ये मैंने एरो नीचे से दिखाया है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे भी एरो डाल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे ही कार्बन पे OH माइनस आएगा तो कार्बन अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, वो 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अगर एक न्यूक्लियोफाइल उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। जब वो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसका मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आना चाहिए कि कार्बन के ऊपर OH का एडिशन हो गया और इसके ऊपर एक O माइनस का एडिशन हो गया। ये हम लोग का एक बेसिक फंडा हो सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जब ब्रेक हुआ तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर गया, जिसकी वजह से यहाँ पे O माइनस आया और साथ ही साथ यहाँ पे OH ग्रुप आ गया। अब अगर मान लो O माइनस है तो O माइनस नॉर्मली जो बेसिक मीडियम है, बेस या एसिड हमेशा वाटर के प्रेजेंस में होता है, OH माइनस हमेशा वाटर के प्रेजेंस में आएगा, मतलब वाटर एग्जिस्ट कर रहा। ये H2O इस O माइनस वाले पार्ट से कंबाइन करके या इंटरेक्ट करके अपना H प्लस देगा, और वो O माइनस वाला पार्ट आराम से H प्लस गेन करके OH का फॉर्मेशन कराएगा। ये कुछ स्ट्रक्चर बन के आना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो शायद पहले भी कभी डिस्कशन में आ चुका है, बट फिर से हम वहां पे मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप नहीं हो सकते, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर H2O रिलीज कर देता है, और H2O हटा के, यहाँ माइनस H2O लिखने का यही मतलब है कि H2O हट गया। तो जैसे ही H2O हटेगा मतलब कार्बन का बेसिकली एक बॉन्ड गायब हो रहा है और दूसरे ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड गायब हो रहा है। तो कार्बन का भी एक बॉन्ड मिस हो रहा है, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड मिस हो रहा है, तो ये दोनों मिलके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस पूरे स्टेप में एक ये इन्फॉर्मेशन अपने को ध्यान रखना है कि हम लोग का जब भी कार्बन पे 2 OH ग्रुप रहेगा तो अनस्टेबल है। कुछ सर्टेन केसेस में स्टेबल है, जब टाइम आएगा तब पता चलेगा, जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि कब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल है, अदरवाइज कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है। तो अपने स्ट्रक्चर में एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल, एक इन्फॉर्मेशन। दूसरा, जिस कार्बन पे या फिर जिस एटम पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है पाई बॉन्ड से, वो हम लोग का एटम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। ये इन्फॉर्मेशन तो क्या है, सेकंड बार मैंने रिपीट किया, ये 10 बार 12 बार 16 बार रिपीट करेंगे, टेंशन नहीं है। अभी हम लोग पहली बार सीख रहे हैं तो ये नाम बस सुनते जाओ, ये सब इन्फॉर्मेशन बस सुनते जाओ, इसको हम लोग टाइम के साथ धीरे धीरे अपने एप्लीकेशन में डालेंगे। तो ओवरऑल एक चीज सोच के देखो कि अगर हम लोगों ने कार्बन के ऊपर रिएक्शन कराया OH माइनस का, तो घुमा करके हम लोग वहीं पे पहुंच गए, कोई फायदा नहीं हुआ। अगर C डबल बॉन्ड के O के ऊपर रिएक्शन हुआ था OH माइनस का, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम निकल के आ गया। तो अगर बार बार रिएक्शन होगा, बार बार वही रिएक्टेंट ही बन जाएगा, तो फिर OH माइनस ना पोजीशन चेंज करने की कोशिश करेगा।
एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग बाद में रिपीट करेंगे जब हम लोग का नेम्ड रिएक्शन आएगा, एल्डोल कंडेंसेशन, ये क्लेजेन-ईस्टर कंडेंसेशन, वहां पे ये पॉइंट रिपीट होता है। बार बार कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन होने के बाद अगर हम लोग को कोई फायदा नहीं दिख रहा, तब हम लोग के पास एक ही ऑप्शन होता है। और ये तुम लोग कभी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक उठा के देखना, पीडीएफ देख लेना, तुम लोग के पास पॉला ब्रूस का पीडीएफ पड़ा है। अगर कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन नहीं हो सकता, तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी अल्फा कार्बन होता है। मतलब जब भी कभी एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप में रिएक्शन कराना है, तो अपने पास दो ही रिएक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है, या फिर दो ही साइट ऑफ एक्शन नॉर्मली पॉसिबल होते हैं। अगर रेजोनेंस वगैरह नहीं है तो दो ही साइट ऑफ रिएक्शंस है। एक तो कार्बोनिल कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन, और दूसरा अल्फा कार्बन। जब भी कभी रिएक्शन होना है तो केवल ये दोनों पार्ट पे रिएक्शन होगा। जब हम लोग को स्टैंडर्ड बुक उठा के देखेंगे तो उसमें ऐसा दे रखा होगा, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, उसमें पहला पार्ट हमेशा ऐसा दो चैप्टर डिवाइडेड होगा, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पहला पार्ट, रिएक्शन एट कार्बोनिल कार्बन, और फिर सेकंड चैप्टर होगा रिएक्शन एट अल्फा कार्बन। हमेशा ये दो चैप्टर डिवाइडेड होगा। तो अपने को ये चीज समझना है हमेशा कि कभी भी एल्डिहाइड कीटोन आया तो दो पॉसिबिलिटी, आइदर हम लोगों के कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन होगा या फिर अल्फा कार्बन पे रिएक्शन होगा। ये चीज बहुत बेसिक पार्ट है, बहुत ही बेसिक पार्ट है। 2010 में जब मेरा एग्जाम हुआ था जेईई एडवांस का, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन का सवाल आया था। उस साल एकदम नया रिएजेंट यूज किया गया था एल्डोल कंडेंसेशन में। किसी को नहीं मालूम था कि ऐसा भी रिएजेंट हो सकता है, एटलीस्ट हमको नहीं मालूम था, मैंने जितना भी पढ़ा था। एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा था। तो अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये रिएजेंट तो हम आज तक देखे ही नहीं है। अगर ये रिएजेंट नहीं देखे हैं तो इसमें हो क्या सकता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर वही बेसिक कि कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन तो नहीं हो सकता, ये रिएजेंट तो मैंने नहीं देखा है। तो दूसरा ऑप्शन बचा अल्फा कार्बन पे रिएक्शन, क्योंकि वहां पे CO3 2 माइनस था रिएक्शन में, रिएजेंट CO3 कार्बोनेट आयन था। तो कार्बोनेट आयन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो कार्बोनिल कार्बन पे तो रिएक्शन नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं कि ऐसा कोई रिएजेंट है। तो अल्फा कार्बन एक पॉसिबिलिटी है, और अल्फा कार्बन अगर एक पॉसिबिलिटी है तो वहां पे जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करना शुरू किया तो देखिए ऑप्शन में एक प्रोडक्ट दे रखा है। तो ये बहुत ही बेसिक तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और जब अभी हम पॉलर ब्रुश देखते हैं तो उसमें ये रिएक्शन दे रखा है कि कार्बोनेट आयन वाला पार्ट एल्डोल कंडेंसेशन कराता है। ऑल्दो मेरे टाइम पे हमको नहीं मालूम था, बट ऑन द स्पॉट एग्जाम में इस तरीके से सोच के हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये बेसिक्स मालूम होने चाहिए अपने को कि यही दो पॉसिबिलिटी है रिएक्शन का। अगर कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन नहीं हुआ, पहली पॉसिबिलिटी कार्बोनिल कार्बन पे, बट अगर वहां रिएक्शन नहीं हुआ, तब अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे एक सिंगल पॉसिबिलिटी एसिड बेस रिएक्शन, अल्फा कार्बन पे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन का भी मतलब ये है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो थोड़ा एसिडिक नेचर का है, ओवरऑल एसिडिक नेचर का नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको एसिडिक नेचर शो करना पड़ता है। कैसे एसिडिक नेचर का है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से H+ हटेगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, वो माइनस चार्ज वाला पार्ट रेजोनेंस में जा सकता है। नेगेटिव चार्ज थोड़ा स्टेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक पार्ट, सॉरी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक पार्ट नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ एसिडिक पार्ट है, उतना हम लोग के लिए सफिशियंट है। इस चीज का ध्यान रखना। कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड जो अल्फा कार्बन है, उस अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा ऊपर, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है स्लाइड बिहेवियर में। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन वाला पार्ट एसिडिक बिहेवियर का है या एसिडिक नेचर का है, तो बेस के साथ रिएक्शन करना चाहेगा। तो दो पॉसिबिलिटी, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कार्बोनिल कार्बन हो गया, और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन जो कि एसिडिक नेचर का है। वहां पे एसिड बेस रिएक्शन के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी निकल के नहीं आने वाला है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अब अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग को अल्फा कार्बन एसिडिक हाइड्रोजन के जैसा दिखा, तो इसका हम लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं। ऑल्दो तुम लोग के लिए बहुत नया इन्फॉर्मेशन है, अभी टाइम लगेगा प्रोसेस करने में। फिर यहाँ से जब हम लोग ड्यूटेरियम एक्सचेंज में जाएंगे थोड़ा यूज टू होंगे। फिर जब हम लोग इस प्रोसेस को लेके यूज टू होंगे और इस चीज को जब हम एल्डिहाइड कीटोन में बोल रहे होंगे, तो तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल सा चीज होगा। जैसे हम लास्ट क्लास में बोले थे कि अभी हम लोग नया नया इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, बस सुनते जाओ, दिमाग में जो डाउट होगा उसको पूछते जाओ, उसको क्लियर करते जाओ। बट ये इन्फॉर्मेशन सभी गैदर करो। कुछ दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 12-15 लेक्चर के बाद, ऑलमोस्ट 50% लेक्चर के बाद कुछ ज्यादा नया इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चेंज होता जाएगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई होता जाएगा, और उसके बाद हम लोग का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। उसके बाद कुछ कुछ नया इन्फॉर्मेशन, बाकी चीजें तुमको बहुत ही यूजफुल लगेंगी, फिर मजा आना शुरू होगा। जैसे एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप,
ये नया इन्फॉर्मेशन है, बट ये जब आगे आएगा तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा। हाँ ये तो याद था, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, बट आगे जाके एक जगह मालूम पड़ेगा कि दो एज ग्रुप स्टेबल हो सकता है कुछ पार्टिकुलर केसेस में। वो केसेस हम लोग जब टाइम आएगा तब डिस्कशन में पुटअप करेंगे। तो अगर हम लोग बेसिक मीडियम के मैकेनिज्म की बात करें, तो इस केस में हम लोगों का बड़ा एक सिंपल सा सिनेरियो है कि बेसिक मीडियम वाले पार्ट में हम लोगों का जो OH माइनस है वो आराम से उस अल्फा कार्बन पे रिएक्शन करना चाहेगा। कैसे रिएक्शन कर सकता है, चलो इसको इस तरीके से लिख देते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हम लोगों के पास CH3 है और दूसरे साइड भी CH3 है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट अभी के लिए हम दोनों तरफ सिमेट्रिकल कंपाउंड लेके चल रहे हैं। जो OH माइनस है, ये OH माइनस वाला पार्ट क्योंकि बेस है, इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्गर बेसिक बिहेवियर शो करता है, ये आराम से अल्फा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, H प्लस को हटाएगा वहां से। तो जब यहाँ से H प्लस हटेगा तो इस तरीके से समझ सकते हैं शायद हम लोग कि एक बॉन्ड में अगर यहाँ से इस बॉन्ड को हटा दें, ऊपर H प्लस डालना है, मतलब कार्बन के ऊपर -4 डालना होगा। तो H प्लस अगर हटा तो कार्बन के ऊपर -4 जाएगा, लेकिन हम लोग उसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम लोग उसको एरो के साथ मेंशन करेंगे कि जब OH माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया और H के ऊपर गया, तो H प्लस वहां से जब हट रहा था तो उस बॉन्ड के अंदर के दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर गए, जैसा रेजोनेंस में हम लोग कर रहे थे कि रेजोनेंस में जब लोन पेयर आया तो अगला बॉन्ड ब्रेक होकर के आगे चला गया। एग्जैक्टली वही चीज है यहाँ पे कि यहाँ से हम लोग का जो H प्लस का बॉन्ड है कार्बन के साथ, वो ब्रेक करके कार्बन के ऊपर चला गया। तो अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चीज आएगा, CH3 के साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके बाद CH2 के ऊपर माइनस चार्ज। वहां पे CH2 है, उसमें से एक H मैंने रेड कलर से दिखा रखा है, चलो CH2 ही लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ माइनस चार्ज आ सर गया। सर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन इसी को बोलते हैं। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन इसी को बोलते हैं ना, इसमें दोनों नहीं, बन के बॉन्ड एक पे फिजन, चला जाए। बॉन्ड फिजन थोड़ा अलग चीज है। बॉन्ड फिजन का मतलब एक एटम अपने आप से ब्रेक हो रहा है, उसको बॉन्ड फिजन बोलो, बॉन्ड ब्रेकिंग बोलो। है ये भी हेट्रोलिटिक फिजन, बट दूसरे के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। इसको बॉन्ड शिफ्टिंग बोलो, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग बोलो, है बॉन्ड ब्रेकिंग ही, लेकिन मतलब थोड़ा सब्स्टिट्यूशन टाइप का चीज है। किसी दूसरे ग्रुप के साथ कॉम्बिनेशन की वजह से एक ग्रुप आगे शिफ्ट हो रहा है। ये बॉन्ड ब्रेकिंग एग्जैक्टली नहीं है, एब्सोल्यूट बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं है। एब्सोल्यूट बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब दो एटम आपस में जुड़ा हुआ उसको बस हटा दिया, इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे नहीं है थोड़ा, तो इसीलिए। अब जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट आराम से रेजोनेंस में जा सकता है। रेजोनेंस तो हम लोग बचपन से पढ़ लिए हैं, तो रेजोनेंस वाले पार्ट को तो बस हम रेजोनेंस के एरो से दिखा दे रहे हैं, इतना सफिशिएंट है तुम लोग के लिए जानना। जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो CH3 के साथ कार्बन डबल बॉन्ड CH2 आएगा और इसके ऊपर हम लोग O माइनस बना सकते हैं। अब ऊपर हम एक इंफॉर्मेशन दे चुके हैं ऑलरेडी कि हम लोग का बेस है, अगर मतलब मीडियम में वाटर प्रेजेंट होगा, जो हम लोग का मीडियम में वाटर प्रेजेंट होगा उस वाटर वाले पार्ट का जो H है वो H प्लस इस ऑक्सीजन माइनस के साथ कंबाइन करेगा और हम लोग का यहाँ से ऑक्सीजन बॉन्ड लेके हटेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में CH3 के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 और O माइनस के ऊपर H का एडिशन हुआ, मतलब OH का फॉर्मेशन हो गया। इतना ही सिंपल सा स्टेप है ये, पूरे हम लोग के टॉटोमराइजेशन का स्टेप है, जहाँ पे एक कीटोन वाला पार्ट मैं आपको इनॉल में कन्वर्ट कर चुका। दिस इज कॉल्ड एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। और एक और चीज सोच के देखो, पहले स्टेप में OH माइनस H प्लस के साथ कंबाइन किया था तो H2O में कन्वर्ट हुआ था और H प्लस मतलब OH माइनस खत्म हुआ था, और लास्ट स्टेप में हम लोग को यहाँ से OH माइनस मिल गया, मतलब OH माइनस इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। OH माइनस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन बाद में रिकवर हो जा रहा है, मतलब OH माइनस को हम लोग कैटलिस्ट के जैसा आराम से बोल सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग बेस कैटेलाइज्ड बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमरिज्म भी आराम से बोल सकते हैं। मतलब ये रिएक्शन को बोलने का एक तरीका हो सकता है कि बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमरिज्म है, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं। बट ये तो केवल कीटोन से इनॉल का कन्वर्जन हुआ, ये केवल कीटोन से इनॉल का कन्वर्जन हुआ। हम लोग उल्टा स्टेप भी कर सकते हैं। उल्टा स्टेप करने का मतलब इनॉल से कीटोन में जा सकते हैं। ये कैसे होगा, तो एग्जैक्टली जो स्टेप हम लोगों ने यहाँ लिखा है उसका उल्टा पार्ट होना है, एग्जैक्टली जो लिखा है उसका उल्टा पार्ट। तो हम ऐसा अभी लिख देते हैं अलग, बाद में ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होंगी तुम्हारे लिए। इस पूरे स्टेप में जो हम लोग का ऐसा स्ट्रक्चर है, CH3 के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे OH ग्रुप दे रखा। सबसे पहले स्टेप में OH माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करेगा, यहाँ से हटाएगा। इनफैक्ट अगर हम लोग ढंग से सोचे तो ऐसा स्ट्रक्चर था अपने पास,
CH2 और यहाँ पे O-। इससे जस्ट ऊपर वाले चीज को देखो, O- वाटर के H+ के साथ कंबाइन करके OH में कन्वर्ट हुआ, तो अब यहाँ उल्टा बोल रहा है। तो हो सकता है क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का है, आगे पीछे चल रहा है, आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो OH- वाला पार्ट H+ के साथ कंबाइन किया, वहां से H+ हटाया, O- का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके पहला स्टेप क्या था यहाँ पे, रेजोनेंस। तो यहाँ भी एग्जैक्टली रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस होगा तो ऑक्सीजन माइनस जाएगा, कार्बन आगे बढ़ेगा, तो अपने स्ट्रक्चर में CH3 के साथ C डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे CH2- का फॉर्मेशन होगा और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। उसका पहला स्टेप क्या था यहाँ पे, तो सबसे पहले स्टेप में CH3 से H+ हटा था, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज होगा कि CH2 वाले पार्ट में जो माइनस चार्ज है, यहाँ पे वाटर के तरफ से H+ हम लोग आराम से उस कंपाउंड को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का CH3 C डबल बॉन्ड O और इस CH2 के ऊपर H+ का एडिशन हुआ, मतलब ओवरऑल CH3 का फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो दोनों प्रोसेस मालूम होने चाहिए, एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में दोनों प्रोसेस मालूम होना चाहिए। अब अगर इस चीज को हम वहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्या बोलते हैं अपने इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में, बता ही नहीं सकते थे वहां पे, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का आइडिया नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ का आइडिया नहीं है, ये नहीं मालूम कि रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, बहुत माथा पच्ची है, फिर वहां एकदम प्योरली रटने वाला चीज, एकदम भारी टाइप की चीज हो जाता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। तो उस टॉपिक को वहां ना पढ़ो, रिएक्शन मैकेनिज्म में सीखो, बहुत ही नॉर्मल टाइप का फीलिंग है कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा है, कुछ कुछ नया चीज है, लेकिन बहुत भयानक टाइप की चीज नहीं है। तो ये स्टेप का अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। ये केवल बेसिक मीडियम के अंदर टॉटोमराइजेशन का स्टेप था। अगर इन स्टेप में किसी को कुछ पूछना है तो आराम से पूछ सकता है। अभी इनके फैक्टर्स वगैरह की बात करेंगे हम लोग, वो अलग पार्ट है, बट अभी केवल स्टेप सीख रहे हैं हम लोग। कोई डाउट है तो बताओ। अभी तो किसी को कोई डाउट ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे ही लोगों का पार्ट पुर्जा हिला हुआ रहता है कि चल क्या रहा है, कुछ नया नया चीज, हमेशा कुछ नया चीज पटक दे रहा है। बट टाइम के साथ थोड़ा डाउट पूछ लेना, जैसे जैसे आगे हम लोग का टॉपिक चलेगा, जब चीजें रिपीट होंगी तो तुम्हारे दिमाग में डाउट आना चाहिए, तो मजा आना शुरू होगा। अगर हम लोग एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन की बात करते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड टॉटोमराइजेशन की बात करते हैं, ये भी हो सकता है आराम से। इस बार हम लोग H+ मीडियम लेके चलेंगे। अब जैसे मान लो हम लोग के पास एक कीटोन वाला पार्ट दे रखा, क्या हो सकता है इनॉल वाला पार्ट भी दे रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कीटोन वाला पार्ट मीडियम में प्रेजेंट H+ के साथ कंबाइन करेगा। अब H+ नॉर्मली H2SO4 की तरफ से रहेगा, ये नया इन्फॉर्मेशन। जब भी कभी मीडियम में H+ दे रखा है, मतलब H2SO4 या HClO4 या फिर H3PO4, नॉर्मली बड़े एसिड्स होने चाहिए। HCl HBr सब नहीं होगा, हमेशा बड़े एसिड्स होने चाहिए। H2SO4 सबसे यूजुअल एसिड है, HClO4 H3PO4 इस तरह के बल्कियर एसिड्स होने चाहिए। कभी भी हम लोग HCl HBr इस तरह के छोटे छोटे एसिड्स की बात नहीं कर सकते, ये छोटा सा पॉइंट का ध्यान रखना। तो जब हम लोग H+ दे रखे हैं मीडियम में, तो ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर लोन पेयर है, ये H+ के साथ कंबाइन कर सकता है आराम से। अगर H+ के साथ कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में C डबल बॉन्ड O के साथ H+ का फॉर्मेशन होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है। अब यहाँ के बाद हम लोगों का स्टेप थोड़ा अलग से मैटर करता है। अब इसको तुम अलग अलग ब्रेक करके लिखो या एक ही साथ लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अलग अलग ब्रेक करके लिखने का मतलब है कि इसमें हम दो काम कर सकते हैं। रेजोनेंस का एक छोटा सा पार्ट इन्वॉल्व कर देता हूँ, एकदम छोटा सा पार्ट, कि यहाँ जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके ऑक्सीजन पे डाल लो। तो जब रेजोनेंस के पार्ट पे यहाँ डालेंगे, तो CH3 के साथ कार्बन, इसके ऊपर OH न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके साथ CH3 रहेगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। उल्टा सोच के देखो, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रेजोनेंस में भेज दिया, तो यही स्ट्रक्चर निकल के आने वाला है। तो हम लोगों ने उसको उल्टा किया, अभी तक हम लोग ऐसा नहीं करते थे, बट उसको उल्टा करके हम दिखाए, तो हम लोग का ऐसा पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, ऐसा आराम से सोचा जा सकता है। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो हम लोगों के SN1 SN2 में आएगा, सॉरी SN1 SN2 में तो नहीं, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में आएगा। जस्ट इसके अगला टॉपिक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद का टॉपिक होगा, वहां पे ये चीज आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा सोचे कि कार्बोकैटायन है और हम लोग हाइपर कंजुगेशन कराते हैं, तो उस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट की तरफ हम लोगों का कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट होगा, जिसके वजह से हम लोगों का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और H+ का फॉर्मेशन होगा। ये हम लोगों ने हाइपर कंजुगेशन में सीखा था कि काइंड ऑफ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। हम उसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे कि अगर मान लो कि हम लोगों ने कोई बेस दे दिया,
तो जैसे ही हाइपर कंजुगेशन होगा, ऐसा होता नहीं है बट हम उसको समझाने के तरीके के ऊपर बात कर रहे हैं, कि जैसे ही हम लोगों ने कोई बेस दे दिया, तो ये बेस जैसे ही हाइपर कंजुगेशन हुआ, H प्लस थोड़ा सा फ्री हुआ, बेस उस H प्लस को अपने साइड लेके हटने की कोशिश करेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर हाइपर कंजुगेशन होते वक्त H प्लस वाला पार्ट अवेलेबल हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना, तो H प्लस को बेस उठा के ले जाएगा, मतलब हम लोग के पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही चीज हम लोग के एलिमिनेशन का प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है। एलिमिनेशन में इस तरह का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं हम लोग। तो ये स्टेप ध्यान रखना कि हाइपर कंजुगेशन जैसा इफेक्ट हो रहा होता और उस टाइम पर अगर बेस प्रेजेंट होता, तो उस केस में बेस उसको उस H प्लस को हटा देता। अब इसको हम थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं एक छोटे से पार्ट में, कि हम लोग का जो बेस है, वो बेस वाला पार्ट हम लोगों के इस H के साथ कंबाइन करेगा, H प्लस को अपने साथ लेके जाएगा। उस H प्लस को अपने साथ जैसे ही वो लेके गया, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। होना ये चाहिए जैसे ऊपर हुआ था कि यहाँ पे माइनस चार्ज बनेगा, बट माइनस और प्लस बगल में है, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके हम लोग उसको सीधा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इतना डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं बता रहे, हम सीधा ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे ही H वाला पार्ट बेस के साथ कंबाइन किया, तो कार्बन का बॉन्ड हम लोग कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दिए, तो उस केस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन हुआ। तो काइंड ऑफ आप हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से इस चीज को रिलेट करते हुए आराम से सीख सकते हैं कि हम लोग के बेस के प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उससे अटैच्ड कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, उसको हम लोग हटा के आराम से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, तो उसको ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर दे रखा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उससे जस्ट बगल वाला कार्बन, यहाँ जो हाइड्रोजन है, हम लोगों के रिएक्शन वाले पार्ट में मैंने बोला था कि H प्लस अगर है, मतलब H2SO4 की तरफ से आया, HClO4 की तरफ से आया, या फिर H3PO4 की तरफ से आया, मतलब अपना जो HSO4 माइनस होगा वो तो प्रेजेंट होगा। इनफैक्ट हो सकता है SO4 2 माइनस प्रेजेंट हो, तो HSO4 माइनस वाला पार्ट एक बेस के जैसा बिहेव कर सकता है। ये H प्लस के साथ कंबाइन करेगा, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को आगे शिफ्ट कराएगा, मतलब H हट गया और कार्बन का बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया। तो अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अपने स्ट्रक्चर में CH3 रहेगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन CH2 रहेगा, और इसके ऊपर OH का फॉर्मेशन होने वाला है। ये स्टेप हम लोगों का कीटो से इनॉल का कन्वर्जन का स्टेप है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। ऑल्दो उल्टा स्टेप हम बता सकते हैं, बट उल्टा स्टेप जानने के लिए ज्यादा बेटर है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सीख लो। तुम लोगों को अगर दिमाग लगाना है, लगा के देख लो। हम एक छोटा सा हिंट ऐड करते हैं कि पहले रेजोनेंस करा लेना, पहले रेजोनेंस करा लो। रेजोनेंस कराने के बाद जहां नेगेटिव चार्ज आएगा वहां H प्लस ऐड कर लेना, बाकी चीजें तुमको अपने आप से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर सीखा, तो यहाँ से ऊपर जाने का स्टेप, यहाँ से उल्टा जाने का स्टेप बहुत आसानी से तुमको समझ में आएगा। तो इसलिए वो स्टेप को अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं, हम केवल कीटोन से इनॉल का कन्वर्जन ही तुम लोगों को अभी मेंशन कर रहे हैं। इस पूरे स्टेप में अगर कोई डाउट है किसी को, तो आराम से पूछ सकते हैं। थोड़ा नया इन्फॉर्मेशन है, बट अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। इतना भारी चीज है क्या टोटोफोरिज्म? इतना भारी नहीं है, कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है। चलो ध्यान दो, जैसे अब ये दो स्टेप्स को हम बस ऐसे ही ओवरव्यू में दिखा रहे हैं। जब हम लोगों को कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म कराना था, तो उसमें हम लोगों ने एक चीज देखा कि कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड कार्बन, जिसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उससे अटैच्ड कार्बन विल बी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है दैट विल बी अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो OH माइनस वहां रिएक्शन नहीं करता, फिर माइनस चार्ज नहीं बनता और आगे का प्रोसेस नहीं होता। ये हम लोग के बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन में था। अगर हम लोग एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन की बात करें, तो इस एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में पहले H प्लस का एडिशन हुआ ऑक्सीजन पे, फिर उसके बाद हम लोग का ये रेजोनेंस का स्टेप ना दिखाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से भी कर सकते थे कि OH माइनस वाला, सॉरी HSO4 माइनस H के साथ कंबाइन करके आगे जाता है या आगे चला जाता है, ये एक ही बार में कर सकते थे। बट ठीक है, अभी के लिए इतना सही है, टाइम के साथ ये चीज अपने आप प्रोसेस में आ जाएगा तुम्हारे। पहले H प्लस का एडिशन हुआ, फिर उसके बाद कुछ बना, फिर उसके बाद कुछ बना, और उसके बाद हम लोगों ने जो कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, उससे अटैच्ड कार्बन मतलब अल्फा कार्बन, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन, उसी को हटाया है HSO4 माइनस के साथ रिएक्शन करने पे। मतलब बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन हुआ या एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन हुआ, हमेशा अल्फा कार्बन ही होगा।
जो सॉरी अल्फा हाइड्रोजन ही होगा जो हटेगा। इनफैक्ट हम लोग ट्रायड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ट्रायड सिस्टम का मतलब यही है ना कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, इससे एक तीसरा एटम होना चाहिए और इस तीसरे एटम पे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऑक्सीजन पहला एटम, कार्बन दूसरा एटम, और उसके बाद तीसरा कार्बन, ये तीसरा एटम। ट्रायड सिस्टम अगर है, हाइड्रोजन को उठा के ऑक्सीजन पे ले जाना है, तो थर्ड एटम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में थर्ड एटम के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है, और यही टॉटोमराइजेशन के केस में प्राइमरी कंडीशन भी होता है कि टॉटोमराइजेशन कराने के लिए अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ये बहुत ही प्राइमरी कंडीशन है, और इसके ऊपर सवाल भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो टॉटोमराइजेशन। जब हम टॉटोमराइजेशन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो एम एस चौहान के क्वेश्चन उठा के देखना, ऑल्दो उसमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, बट स्टिल उससे क्वेश्चन उठा के देखना। सवाल उसमें तीन तरह का पार्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटोमराइजेशन, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन में कौन सा पार्ट में इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर कौन से केस में इनॉल एग्जिस्ट करेगा, कौन से केस में कीटोन एग्जिस्ट करेगा, और दूसरा परसेंटेज इनोलाइजेशन क्या होगा। ये दोनों पार्ट अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस कंपाउंड में रिलेटिवली इनॉल का परसेंटेज क्या होने वाला है। ये हम लोग की कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म का पार्ट रहेगा। कहाँ पे इनॉल ज्यादा स्टेबल है, एक ये पॉसिबिलिटी, कहाँ पे इनॉल टॉटोमरेशन होगा कि नहीं होगा, एक ये पॉसिबिलिटी, और कहाँ पे हम लोग रिलेटिवली अगर बात करें तो इनॉल का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। मोस्टली कीटोन रहना है, बट अगर इनॉल बनता है तो उसका रिलेटिव परसेंटेज क्या हो सकता है, उन सब फैक्टर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बट ये बहुत ही और स्टैंडर्ड उस सवाल केस है। में भी 1,5 टॉटोमर बनता है। क्या बोलते हैं? 1,5 टॉटोमर जैसे 1,3 मालूम टॉटोमर नहीं होता हमको, हम तो ये वर्ड ही मेंशन नहीं किया, तो हम कैसे बता सकते हैं कि 1,5 क्या होता है। आते हैं हम लोग उस चीज पे। तो जैसे हम लोग ये जो पूरा स्टेप मेंशन कर रहे हैं, उसमें सबसे बेसिक की एलिमेंट तो ये है कि टॉटोमराइजेशन हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये मालूम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटोमराइजेशन। तो हम पहला पॉइंट यहाँ मेंशन कर लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट फॉर टॉटोमराइजेशन। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ये हर जगह दिया रहता है स्टेटमेंट, बट ये स्टेटमेंट बहुत लिमिटेड स्कोप के साथ है। लिमिटेड स्कोप के साथ क्यों है, उसके पीछे एक रीजन है। जैसे अगर मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और सॉरी डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एट H। तो इस पूरे कंपाउंड में हम लोगों का कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड कार्बन, ये नॉर्मल अल्फा कार्बन बोला जाता है, अल्फा कार्बन बोल सकते हैं इसको। बट एक कंडीशन होता है अल्फा कार्बन वाले पार्ट के ऊपर कि अल्फा कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए, जो हम लोग का हाइपर कंजुगेशन में कंडीशन था अल्फा कार्बन। बट वहां पे अलग सिचुएशन था, पॉजिटिव चार्ज रेडिकल पाई बॉन्ड से अटैच्ड एटम अगर sp3 हुआ, तो ये sp3 का कंडीशन वैलिड है। लेकिन बस ये है कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन होना चाहिए। एक ये छोटा सा पार्ट है जो अपने को ध्यान रखना है, यहाँ का अल्फा कार्बन हम लोग के लिए अल्फा के जैसा बिहेव नहीं कर रहा। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन sp2 में है, तो इसीलिए उसको अल्फा कार्बन नहीं बोलेंगे। मतलब अगर यहाँ हाइड्रोजन है भी तो भी किसी काम का नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। एक सिनेरियो ये, और दूसरा एक सिनेरियो ये भी हो सकता है। तुम लोगों को ये याद नहीं रखना है बेसिकली, और ये बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, तुम लोग को ये याद नहीं रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना मस्ट कंडीशन है। ये थियोरेटिकल स्टेटमेंट में दिया रहेगा, पढ़ो और ठीक अच्छी बात है। बट अल्फा हाइड्रोजन हम लोग के लिए ज्यादा रिलेवेंस नहीं रखता, रेदर हम लोग के लिए ये पार्ट ज्यादा रिलेवेंस रखता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग कोई ऐसा कार्बन ढूंढ सकते हैं क्या जहां से H+ हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा नीचे रिपीट कर रहा है और स्टेटमेंट को भी रिपीट कर रहा है। जो पूरा हम लोग का यूनिट दे रखा होगा कंपाउंड का, उस कंपाउंड की यूनिट में हम लोगों के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लेके, मतलब बेसिकली कार्बोनिल ऑक्सीजन से लेके जो पूरा कार्बन चेन है, उस पूरे यूनिट में तुमको ये देखना है कि जो कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन में कोई भी एक ऐसा कार्बन बना सकते हैं क्या, या फिर कोई भी एक ऐसा कार्बन एग्जिस्ट करता है क्या जहां से H को अगर हटा दें तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा है, कोई भी कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है क्या जहां से H को हटाए तो माइनस चार्ज बनेगा, और वो माइनस चार्ज रेजोनेंस करते हुए इस ऑक्सीजन तक अपना नेगेटिव चार्ज डाल दे, मतलब वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उस नेगेटिव चार्ज को अपने साथ इन्वॉल्व करा ले। जैसे मान लो यहाँ की बात करते हैं, यहाँ से H हटाया, माइनस चार्ज बनाया, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा पाएगा क्या? तो ये तुम लोग के लिए सवाल है, बताओ भाई ये रेजोनेंस होगा या नहीं होगा?
Yes, sir. होगा, Yes. हाँ होगा। है ना? कौन सा कंजुगेशन सिस्टम है? Mesomeric effect है। कौन सा? Mesomeric effect हो रहा है। मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। हम पूछ रहे हैं कौन सा कंजुगेशन सिस्टम है मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। हम सवाल पूछ Linear रहे हैं, हाँ मुझे conjugation. बता रहे हैं कौन से टाइप का कंजुगेशन सिस्टम है? Linear conjugation. लीनियर कंजुगेशन है। इसका याद है तुम लोग को जब हम पढ़ा रहे थे एप्लीकेशन ऑफ जीओसी, तो उसमें हमेशा लीनियर क्रॉस इसका यही चलते रहता था। अभी भी लीनियर क्रॉस में ही फंसा, वो उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पाया है। कौन से टाइप का कंजुगेशन सिस्टम है? तो देख लो, यही होता है। मतलब ये ऐसा नहीं बोल रहे कि गलती चीज है, एक्सपेक्टेड है कि याद रखना चाहिए, एटलीस्ट तुम्हारे वैसे एक्सपेक्टेड है। सर पाई नेगेटिव। हाँ, पाई नेगेटिव कंजुगेशन। बट 2 महीने के अंदर हम लोग जीओसी भूल चुके हैं, जबकि हम तुम लोगों को बोले थे जीओसी बहुत ही मस्ट है, याद रखना। जीओसी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। 2 महीने पहले जीओसी पढ़ाए थे, वो याद नहीं है तुम लोगों को, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स याद नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करना हमेशा इनफ नहीं होता, थ्योरी भी कभी कभी रीड करना होता है, चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एटलीस्ट तुम्हारे बैच में तो तुम लोगों को सबको याद रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही एक नॉर्मल सा चीज है। जब आप रिवीजन करेंगे तभी ये चीज याद होगा। ऐसा नहीं कि हम अगर 2 साल ना पढ़ाए और हमको सारा चीज याद हो, ऐसा नहीं होने वाला है। दिमाग में रहेगा सब कुछ, बट भूल जाएंगे थोड़ा। पाई नेगेटिव कंजुगेशन है, बट पहला चीज कंजुगेशन सिस्टम ही नहीं है। नोट्स उठा करके देखना, जब जीओसी पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे कि अगर पहले से पाई पाई कंजुगेशन प्रेजेंट है तो फिर यहाँ के ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा सकता। ऐसा केस हम वहां पे करवा चुके हैं जीओसी में, अगर तुम लोग को याद हो तो। अगर पहले से पाई पाई कंजुगेशन सिस्टम प्रेजेंट है तो अगर अंदर किसी एटम के ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो ये पार्ट अब रेजोनेंस में नहीं जा सकता है, कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 5 बॉन्ड बनाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में भेज दो, चलो भेज देते हैं। जब भेजेंगे तो यहाँ 5वां बॉन्ड बनेगा। कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ा ना बना सकता है। तो अगर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता, मतलब ये कार्बन अपने काम का नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ऐसा डिस्कशन में हो गया। बट मैंने ये बोला है कि सारी पॉसिबिलिटी, हर एक कार्बन चेन जहां का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, ये सब सर्च करना है। तो हम सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H। सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे हो। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है क्या C डबल बॉन्ड O के साथ? मतलब इसका नेगेटिव चार्ज वहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्या? सोच के नहीं। बताओ। नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबिलिटी तो वैसे ही खत्म हो गया, तो बहुत सिंपल सा पॉसिबिलिटी है। फिर थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। CH3 वाला पार्ट, वहां से एक H हटेगा और H हटने के बाद माइनस चार्ज बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H। इस तरह की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, मतलब ये C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। हाँ। Yes, ये yes. जा सकता है, यहाँ से आराम से रेजोनेंस हो सकता है। तो अगर यहाँ का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, नेगेटिव चार्ज मस्ट गेट ऑन द कार्बोनिल ऑक्सीजन, तभी वो नेगेटिव चार्ज रिलेटिवली स्टेबल होगा। अदरवाइज कार्बन एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, इसका मतलब ये पार्ट टॉटोमराइजेशन कर सकता है। तो ये याद मत रखना कि अल्फा हाइड्रोजन, जो अभी ये टर्म मेंशन किया था अर्पित, 1,5 सिस्टम भी हो सकता है क्या? हमको कोई मतलब नहीं है 1,3 सिस्टम 1,5 सिस्टम से। जो ट्रायड है उसको 1,3 सिस्टम बोलते हैं। जिस एटम पे हाइड्रोजन है वहां से तीसरे एटम पे जाएगा तो 1,3 सिस्टम बोलेंगे। 1,5 सिस्टम का मतलब यहाँ का हाइड्रोजन अगर गया, ये अगर 1 है तो 1 के बाद 2 3 4 5, 1,5 सिस्टम बोलेंगे। बट ये तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, आप कोई भी सिस्टम बना सकते हैं, कहीं तक उस कार्बन चेन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम 1,3 1,5 ये सब सिस्टम्स की बात नहीं करेंगे। सिंपल सा सिनेरियो हम लोग को ये देखना है कि कोई भी कार्बन चेन के अंदर पोजीशन अवेलेबल है क्या जहां नेगेटिव चार्ज बनाए और वो रेजोनेंस में जाते हुए ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यहाँ हो सकता है, इसका मतलब सिंपली टॉटोमराइजेशन पॉसिबल है, ऐसा सोच सकते हैं। इनफैक्ट अगर तुमको और सिंपलिस्टिक ओवरव्यू चाहिए और सिंपलिस्टिक तरीका चाहिए, तो वो भी तरीका है मेरे पास। ये बट जानना जरूरी है कि हम लोग कौन से हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग के ड्यूटेरियम एक्सचेंज में ये काम आएगा। बट अगर तुमको और सिंपलिस्टिक ओवरव्यू चाहिए कि हम लोग और कहाँ कहाँ पे मतलब टॉटोमराइजेशन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, तो हम सीधा बोलेंगे कि टॉटोमराइजेशन करा दो। कैसे कराएंगे? तो प्रोसेस मैकेनिज्म के थ्रू मत जाना। टॉटोमराइजेशन में होता क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
जो है उसका पाई बॉन्ड हटता है, कार्बन कार्बन में शिफ्ट होता है। तो यही होता है ना कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है। तो एक काम करो, शिफ्ट करा दो। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये तरीका नहीं है, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं कि ऐसा सोच सकते हैं, बट हम बता रहे हैं तुम लोग ट्रिक ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हाइड्रोजन को ना हटा के हम लोग सीधा पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करते हैं। तो इससे एक प्रॉब्लम आएगा, यहाँ CH के साथ डबल बॉन्ड C ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, जबकि कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है। तो अब क्या करें हम? तो एक काम करते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, तो हम अगला पाई बॉन्ड को और आगे शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, रियलिस्टिक ऐसा नहीं होता, बस ये टॉटोमराइजेशन को जज करने का तरीका है कि कंपाउंड टॉटोमराइजेशन शो करेगा कि नहीं। तो जैसे ही रेड वाला पार्ट आगे शिफ्ट हुआ, तो पाई बॉन्ड को उठा के जो येलो वाला एरो है उसके थ्रू आगे शिफ्ट कर दिए। अगर ये शिफ्टिंग येलो वाला पॉसिबल है, हो सकता है इसमें और भी अगला सिस्टम हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे एक और हम बड़ा स्ट्रक्चर दे देंगे। बट अगर ये शिफ्टिंग पॉसिबल है तब तो अपना काम हो गया। अगर ये शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कंपाउंड टॉटोमराइजेशन नहीं कर सकता। जैसे मान लो ये केस था अपना, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O H। इस पूरे पार्ट में अगर हम लोगों ने ये रेड वाला शिफ्टिंग किया, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट कहीं हो ही नहीं पाएगा, जगह ही नहीं है अपने पास। इसका मतलब ये कंपाउंड टॉटोमराइजेशन शो नहीं करेगा। जबकि पहले वाले केस में हम लोगों ने जैसे ही रेड वाले बॉन्ड के पार्ट को शिफ्ट किया, तो येलो पार्ट आगे शिफ्टिंग के लिए स्पेस रखे हुए है, और जब ये होगा तो यहाँ का हाइड्रोजन उठ करके ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो इसलिए वहां स्पेस बनाया जा सकता है। मतलब कंपाउंड टॉटोमराइजेशन शो कर सकता है, ऐसा सोचा जा सकता है। 1-3 सिस्टम 1-5 सिस्टम ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो और बड़े सिस्टम की बात करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ऐसा मान लिया। टॉटोमराइजेशन शो कर सकता है कि नहीं कर सकता? कितना बड़ा सिस्टम याद रखेंगे? तो सिंपली बॉन्ड को आगे शिफ्ट किया, तो अगला पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो सकता है, हाँ जगह है, हो सकता है। बट जैसे ही आगे जाएगा एक और पाई बॉन्ड है, तो फिर प्रॉब्लम है, ये और आगे शिफ्ट हो सकता है, हाँ इसके लिए भी जगह है, आगे शिफ्ट हो सकता है। मतलब सारे पाई बॉन्ड अकॉर्डिंगली आगे जगह बना सकते हैं। अगर जगह बना सकते हैं मतलब टॉटोमराइजेशन पॉसिबल है। और इनफैक्ट जब टॉटोमराइजेशन होगा तो अपने स्ट्रक्चर में सारे पाई बॉन्ड बगल वाले एटम पे शिफ्ट हो गए, मतलब अपना टॉटोमराइज्ड स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसा कुछ निकल के आना चाहिए, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। ये हम लोग का इनॉल फॉर्म निकल के आएगा, ऐसा आराम से सोचा जा सकता है। तो जज करने का स्टेटमेंट ये है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। बट अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, केवल ये बहुत एक कंडीशनल पार्ट है। अगर हम लोगों ने बड़ा सिस्टम बना दिया तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन का डेफिनेशन ही बिल्कुल एब्सोल्युटली चेंज हो जाता है। तो हम लोग उसके हिसाब से बात ज्यादा नहीं करेंगे, हम लोग याद रखने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सीधा बोलेंगे जो स्ट्रक्चर दिया उसका इनॉल फॉर्म बना के देख लो कि इनॉल फॉर्म बना सकते हैं क्या। अगर बना सकते हैं तो उसका मतलब टॉटोमराइजेशन पॉसिबल है, अगर बना ही नहीं सकते तो फिर टॉटोमराइजेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट है आराम से पूछ लो। सर ऐसा देख सकते हैं कि sp2 से sp3 अगर कनेक्टेड रहेगा तो वहाँ पे हाँ नहीं टॉटोमराइजेशन हो देखेंगे, सकता है। काहे इसको एक सिचुएशनल चीज में ब्रेक कर रहा है। जब हम ऐसे जनरलाइज चीज बता रहे हैं तो नहीं सर ऐसा देख लेंगे, ऐसा इसलिए बोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तुमने कहीं सुना है, ऐसा किसी ने तुमको हाँ बस बता दिया होगा ऐसा। ऐसा ट्रिक था तो हाँ हम तो बनाए ऐसा थे ट्रिक ऐसे। नहीं है ये। मतलब एक कंडीशनल पार्ट एक ट्रिक बना दिया है। अरे ट्रिक का मतलब जनरल ट्रिक बताओ ना, जो कंडीशन के ऊपर वैलिडिटी, इस कंडीशन में ऐसा बोल देंगे, इस कंडीशन में ऐसा बोल देंगे, कितना कंडीशन याद रखेगा। sp3 sp2 से अगर sp3 अटैच रहा तब ऐसा बोलेंगे। अगर मान लो मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जगह नाइट्रोजन का सिस्टम डाल दिया, कुछ नया सिस्टम डाल दिया, तब क्या करेंगे? तो ऐसा थोड़ा ना याद रख पाएंगे। जनरल सिस्टम याद रखो, एकदम सिंपलिस्टिक जनरलाइज सिस्टम याद रखो, जिसमें कंडीशन, एक तो हम ट्रिक याद कर रहे हैं, ट्रिक के साथ कंडीशन याद कर रहे हैं, पागलपंती नहीं हो जाएगा कि ट्रिक के साथ एक कंडीशन पैरेलल में आ रहा है। और कोई डाउट किसी को तो पूछो। अगर और कोई डाउट नहीं है तो हम लोग इसमें 2-3 पॉइंट्स का डिस्कशन करना प्रेफर करेंगे। जैसे एक तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, बट पॉइंट का वापस से डिस्कशन कर रहे हैं। कीटोन फॉर्म आर जनरली more stable than enol form, और अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो जब हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, कीटोन है और इसका जब हम लोग टॉटोमराइजेशन करा करके इनॉल की बात कर रहे हैं,
तो इस पूरे पार्ट में ये हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है के इक्विलिब्रियम। अगर कीटोन ज्यादा स्टेबल है, मतलब मोस्टली रिएक्शन वाला पार्ट हम लोगों के कीटोन के साइड होगा, इनॉल के साइड बहुत कम जाएगा। मतलब जो रिएक्टेंट है उसका अमाउंट ज्यादा है इस रिएक्शन के हिसाब से। अगर पहले इनॉल दे दिया और लास्ट में कीटोन दिया तो उल्टा हो जाएगा, बट इस पार्टिकुलर रिएक्शन, रिप्रेजेंटेड रिएक्शन के हिसाब से कीटोन ज्यादा स्टेबल है, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है मतलब ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट कम बनेगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू है विल बी लेस देन 1, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। कुछ इनॉल बनेगा, कुछ अमाउंट ऑफ इनॉल बनेगा, टोटल मिक्सचर में से कुछ पार्ट इनॉल में जाएगा, मतलब कुछ परसेंटेज इनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, या इसी चीज को हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में इनोलाइजेशन बोल सकते हैं कि कुछ इनोलाइजेशन हो गया। अब जैसे अगर ये पॉइंट है कि हम लोग का कीटोन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब वो ज्यादा अमाउंट में रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पार्ट लेस देन 1 होगा इस तरह के इक्वेशन के लिए। तो इसमें हम लोगों का जनरल वर्ड जो है, ये जनरल वर्ड से डेफिनेटली कुछ तो यूनिकनेस रहेगा ही रहेगा, तो वहां पे हम लोग एक छोटा सा स्टेटमेंट ऐड अप कर देते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी वो एक पार्टिकुलर सिनेरियो है, एंड एरोमेटिसिटी। ये दो सिचुएशंस अपने को ध्यान रखने हैं जहां पे हम लोगों का कीटोन वाला पार्ट लेस स्टेबल हो सकता है, इनॉल ज्यादा स्टेबल हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ही सर्टेन स्पेसिफिक केस है जो अपने को ध्यान रखना है, और साथ ही साथ हम लोग का एरोमेटिसिटी वाला पार्ट। एरोमेटिसिटी ज्यादा इजी है तो पहले इसको बताना प्रेफर करेंगे। जैसे अगर मान लो ये कंपाउंड दे रखा, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। अगर इस कंपाउंड का हम लोग को इनॉलिक फॉर्म बनाना है, क्योंकि यहाँ कीटोनिक फॉर्म है, कुछ नहीं करना है, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दो आगे, इनॉलिक फॉर्म बन जाएगा, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ऐड कर दो। अगर हम लोगों ने इस कंपाउंड वाले पार्ट का इनॉलिक फॉर्म बनाया तो पहले से जो पाई बॉन्ड जहां था वहीं रख दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के, पाई बॉन्ड को हटा के OH बना दिया और पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दिया। तो इनॉल फॉर्म बनाने का जो तरीका है वही बता देगा कि इनॉल फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा, टॉटोमराइजेशन होगा कि नहीं होगा। इस पूरे कंपाउंड में पहला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है बट दूसरा कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर दूसरा कंपाउंड एरोमेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है इनॉल फॉर्म विल बी मच मच मोर स्टेबल देन कीटोन फॉर्म। इस बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी में जा रहा है, मतलब बहुत ही हायर अमाउंट में जाएगा कि इक्विलिब्रियम विल बी ग्रेटर देन 1, इनफैक्ट वेरी मच ग्रेटर देन 1 यहाँ पे निकल के आएगा, बट हम ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं केवल, ऐसा एक सिचुएशन आएगा। तो अगर कभी भी एरोमेटिसिटी एसोसिएट हुआ इनॉल से, इनॉल का अमाउंट एब्सोल्युटली हाई हो जाएगा, मतलब जो परसेंटेज इनॉलाइजेशन है वो बहुत हाई होगा। अगर मान लो ये दोनों कंपाउंड दिया कि इन दोनों कंपाउंड में परसेंटेज इनॉलाइजेशन कंपेयर करो, तो एरोमेटिसिटी था, मतलब उसका इनॉल फॉर्म एब्सोल्युटली बहुत स्टेबल है, तो परसेंटेज इनॉलाइजेशन विल बी वेरी मच हायर, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। ऑल्दो इनॉलाइजेशन पर हम लोग और भी आएंगे, भी डिस्कशन करेंगे, वो हम लोग के टॉटोमराइजेशन का थर्ड पार्ट होता है। पहला टॉटोमराइजेशन कब होगा, दूसरा हम लोग का इनॉल फॉर्म कब ज्यादा स्टेबल होगा, तीसरा परसेंटेज इनॉलाइजेशन कि अगर कीटोन ही ज्यादा स्टेबल है लेकिन फिर भी अगर रिलेटिव बात करें कि सारे में कीटोन ज्यादा स्टेबल लेकिन फिर भी इनॉल सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, तो उसको हम लोग परसेंटेज इनलाइजेशन के पार्ट में डाल सकते हैं। दूसरा पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इस तरह का सिनेरियो बहुत ही नॉर्मल रोल प्ले करेगा अपने लिए। मान लिया कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड का हम लोग इनलाइजेशन कराए, तो इनलाइजेशन कराते वक्त कोई भी एक पाई बॉन्ड को उठा के साइड में डाल दो। पॉसिबिलिटीज इसमें बहुत हो सकती है बट हम एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम के साथ सीखेंगे, अभी हम ज्यादा उसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, बट एसिडिक स्ट्रेंथ इज द सॉल्यूशन। तो अगर हम लोगों ने इसका टॉटोमराइजेशन कराया तो हम लोग का पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन वाले पार्ट पे हाइड्रोजन वाला पार्ट गया, और जैसे ही ऑक्सीजन वाले पार्ट पे हाइड्रोजन गया तो देख के मालूम पड़ रहा है कि इधर हम लोगों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। अगर 6 मेंबर रिंग बन रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, तो सोने पे सुहागा है। और साथ ही साथ एक और चीज देखो, ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा और ये पाई बॉन्ड आगे भी रेजोनेंस में जाएगा, मतलब एक्सटेंडेड कंजुगेशन सिस्टम भी बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस एक्सटेंडेड कंजुगेशन सिस्टम, ये पूरा का पूरा पार्ट आराम से इनॉल फॉर्म को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी ज्यादा ग्रेटर देन 1 निकल के आता है। तो ये दो सिनेरियो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एरोमेटिसिटी, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा तुमको, बाई कार्बोनिल सिस्टम, एक कार्बन से अगर 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच्ड हो, मतलब बाई कार्बोनिल सिस्टम है, तो आराम से हम लोग का इनॉल फॉर्म वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल निकल के आएगा, और उसके हिसाब से हम लोग अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं। तो जनरली कीटोन ज्यादा स्टेबल है, बट ये दो केसेस अपने को ध्यान रखने हैं कि इन दोनों केसेस में इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा।
बट इसके बाद एक पॉइंट एक्स्ट्रा रहता है जो अपने डिस्कशन का पार्ट होता है। अगर हम लोगों को इनोलाइजेशन के परसेंटेज को मेजर करना है तो हम लोग सिंपली जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे काम कर सकते हैं। तो हम अल्फा हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। हायर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, जो भी कंपाउंड लेके चल रहा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उस केस में हायर परसेंटेज इनोलाइजेशन, उस केस में इनॉल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा या उतना ही ज्यादा रिलेटिवली बनेगा। ये हम लोग का सिंपल सा स्टेटमेंट है और हम मान के चल रहे हैं कि ये तो आता ही होगा, क्योंकि हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि ये सब स्ट्रांग होना चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर नहीं आता तो फिर डूब मरो कहीं जाकर के तुम लोग, कूलिंग पॉइंट है ही तुम्हारे पास ऑप्शन में। तो बारिश भी खूब हुआ है उधर, बाहर आ रखा होगा उधर एकदम बिल्कुल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर सब कुछ चलेगा। जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा कंपाउंड का, इनॉल का परसेंटेज उतना ही हाइयर रहेगा। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड की बात करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और हम लोग एल्डिहाइड की बात करते हैं, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते थे? एच हटाए माइनस चार्ज बनाए, दूसरे से भी एच हटाए माइनस चार्ज बनाए, माइनस चार्ज रेजोनेंस में गया, दूसरे में भी गया, बट हम लोग का प्लस आई इफेक्ट भी प्रेजेंट है तो हम लोग के नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा। मतलब अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो इस केस में हम लोग का 2 विल बी ग्रेटर देन 1। अगर 2 ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब परसेंटेज इनोलाइजेशन या परसेंटेज इनॉल कंटेंट ऑफ 2 विल बी हायर देन 1, आराम से बोल सकते हैं। तो सिंपली कार्बन चेन से एसोसिएटेड एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करनी अपने को, उस एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोग जज कर पाएंगे कि हम लोग का इनोलाइजेशन का अमाउंट एग्जैक्टली कितना निकल के आना चाहिए। ये हम लोग का इस टॉटोमराइजेशन का तीसरा पार्ट है। ऑल्दो बहुत रेयरली पूछा जाता है इसके ऊपर सवाल, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सवाल ना पूछा जाए। सवाल आराम से पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस टॉपिक है ये। इस टॉपिक के अंदर ये 3 चीजों का हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। अगर यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो, जो कुछ भी डाउट है आराम से पूछ सकता है। अगर डाउट नहीं है तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग डिस्कशन में, और तुम लोगों को बस ये बताना है कि इसमें से कौन से कंपाउंड टॉटमराइजेशन शो करेंगे। इसके बाद तुम्हारे नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे एग्जांपल्स आपको ट्राई करने हैं। और जैसे हम पहले ही बोले कि आंसर छुपा के रखना तब क्वेश्चन ट्राई करना, ही नहीं कि सामने सामने आंसर देख रहे हैं। आंसर छुपा के क्वेश्चन आराम से ट्राई करते जाना, उसमें सारे तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और एमएस चौहान भी सॉल्व कर सकते हैं। एमएस चौहान में जो टॉटमराइजेशन के क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्टी है। स्टेरिक हिंड्रेंस का भी एक फैक्टर है कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी हम लोग का जो टॉटमराइजेशन का स्टेप होता है वो खराब होता है। बट स्टेरिक हिंड्रेंस अपने बिल्कुल कंसर्न का पार्ट नहीं, उस चीज को स्किप कर सकते हैं हम लोग आराम से, उसके बिना भी काम कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन या विच कैन शो टॉटमराइजेशन, विच कैन शो टॉटोमराइजेशन। इस पूरे स्टेप वाले पार्ट में हमारे पास पहला सवाल, चलो पहला बच्चा वाला ही सवाल पूछते हैं। नोट करते जाइए सवाल, फटाफट नोट करते जाइए।
चलो ट्राई करके देखो क्या क्वेश्चंस। स्क्रीन ऊपर कीजिए ना, कौन सा? और ऊपर कीजिए ना स्क्रीन, यही सब। MS चौहान में सब्जेक्टिव एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन होगा जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे रखे होंगे। जैसे ना एक सवाल की विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो एरोमेटिसिटी, उसी टाइप का एक सवाल है MS चौहान में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटमराइजेशन। और जहां तक हमको ध्यान है अपने वर्कशीट में भी शायद दे रखा है एक सवाल कि कौन सा कंपाउंड टॉटमराइजेशन शो करेंगे। ऐसा शायद वर्कशीट में दे रखा है, नहीं दे रखा होगा तो अपने बुकलेट में डेफिनेटली दे रखा होगा टॉटमराइजेशन का सवाल। उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, खुद से ट्राई कर लेना। ये सब होमवर्क नहीं, मतलब तुम लोग का सिलेबस खत्म होने पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल लास्ट टॉपिक ऑलमोस्ट, अब ये नहीं होना चाहिए कि जब हम होमवर्क देंगे तभी सवाल सॉल्व करना। बच्चा नहीं रहा, तुम लोग अब बूढ़ा हो गया है ऑलमोस्ट। अब कुछ दिन में तुम लोग को मरने वाला है सब, जैसे ही तुम्हारा एग्जाम आएगा उस दिन सब मर जाएगा सब। तो इसलिए अब होमवर्क होमवर्क का सीन नहीं रहेगा, जितना हम बोलेंगे वो तुमको बाय डिफॉल्ट करना है। कटेनी कोर्स तुम लोग को चीज करना ही करना है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। और जिसको जो डाउट होगा अपने ग्रुप में डालो। अब वो मोटिवेशन का पार्ट नहीं कि हम बैठ करके तुम लोग को समझाएंगे कि होमवर्क कर लो, तो वो सब चीज अब खत्म हो गया, तुम लोग उससे ऊपर उठ चुका है। अभी भी नहीं कर रहा है तो फिर छोड़ो, मत ही करो, कोई फायदा नहीं है उस चीज को करने का। तने एक चीज बताओ, चने को पानी में डालते हैं तो फूल तो जाता है, वो अंकुर क्यों होने लगता है उसमें, मतलब अंकुरित चना क्यों बनने लगता है, लाइफ आ जाता है उसमें? हाँ सर, वो जर्मिनेट हो जाता है। सीड है क्या वो जो जर्मिनेट हो जाता है? हाँ, तो सीड तो कवर ओवर के अंदर होता है ना, इसका कवर क्या है? उसका कवर ही है, वो अंदर है उसका एम्ब्रियो। अच्छा, चना उगता कौन से पेड़ पे? बादाम को तो मालूम है, बादाम का एक लकड़ी का जो कवर होता है उसके अंदर एक और छोटा सा कवर होता है। चना कहाँ उगता है वैसे? सुना नहीं मैंने कभी। तो मैम मॉर्फोलॉजी काफी खराब है। हे भगवान, बताओ, बायोलॉजी का सवाल पूछ रहे उसका जवाब नहीं मिल रहा बायो वालों से, इससे बुरा क्या हो सकता है? सोच रहे हो कि सर आपको चना ही याद आया, और कुछ पूछ लेते, बाकी बता भी देते हम। अच्छा, इसको ये बोलते हैं ना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसा बोलते हैं ना? हाँ सर, चैप्टर है। सही है। तुमसे ज्यादा हम बायोलॉजी सीख लेंगे अब तुम लोगों से ज्यादा। ये काम नींबू में क्यों नहीं होता है? नींबू को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो क्यों नहीं ऐसे वो हो जाता है? सर पता नहीं। ए, पता करो यार, ये सब चीज मालूम होना चाहिए। चलिए बताते जाइए सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल सा सवाल है, होगा या नहीं होगा? ऑपरेशन बोल ही नहीं रहा है जी कोई। क्वेश्चन नंबर 1 में डॉट ऑपरेशन होगा या नहीं होगा? सब सो गया है क्या? रात को 10 बजे, कितना बज गया है? 10:15, 10 बजे तक तुम लोग तो बोलता था कि नहीं सोते हैं। सब सो गया है सर क्या? होगा सर। होगा तो होगा, अगर तो इसमें एक और सवाल है, किधर होगा? हमको यहाँ दो पॉसिबिलिटी दिख रहा है। सवाल आसान नहीं है, सवाल इतने ही तक आसान है कि टॉटमराइजेशन होगा कि नहीं होगा। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, तुमको ये बताना है कि किधर होगा। ये सवाल तुमको पता करना है, ठीक है? अगर होगा तो पहला वाला स्ट्रक्चर बनना प्रेफरेबल होगा या दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनना प्रेफरेबल होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, टॉटमराइजेशन होगा या नहीं होगा? होगा।
होगा, सिंपल सा सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट बताते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑटोमेशन होगा। होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, होगा। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं होगा। नहीं होगा। क्योंकि इधर पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट नहीं हो सकता दोनों जगह, सिंपल सी चीज है, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं होगा। नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक तरफ तो नहीं हो सकता, दूसरे तरफ हो सकता था, बट ब्रेड रूल याद लेकिन रखना। एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा रहेगा। भगवान कितना भारी भारी चीज मतलब बोलता है। वही एसपी जो भी होता है। ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, ब्रिज हेड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ सकता है, ये हम लोग के ब्रिट्स रूल का वायलेशन है, तो इसीलिए नहीं हो सकता ये चीज। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा। अब इसको कौन सा सिस्टम बोलेगा, 1 7 1 8 पता नहीं कौन सा सिस्टम बोलेगा। सिंपली पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, हम लोग का टॉटोमराइजेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बताओ। होगा। नहीं होगा। सूरज कुमार बताइए, थोड़ा कुछ ज्ञान दीजिए। नहीं होगा। नहीं होगा। ढंग से देखो स्ट्रक्चर को, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इससे NH ग्रुप अटैच्ड है, इसका मतलब इनॉल फॉर्म है। अब उसको इनॉल नहीं बोल सकते, इनामाइन बोल सकते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे NH ग्रुप अटैच्ड है। हाइड्रोजन आगे शिफ्ट करा दो, इसको इधर शिफ्ट करा दो, क्यों नहीं हो सकता। तो यही सब चीजें अपने को सीखनी है। इसका टॉटोमराइजेशन हो सकता है, पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट कराओ और हाइड्रोजन को उठा के इधर डाल दो, मतलब अपने स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन, तो टॉटोमराइजेशन इज पॉसिबल। कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन नहीं बोल रहे, इनामाइन सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसको कुछ बोला भी जाता है, एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं आ रहा आपको, बट ठीक है। क्या बोलते हैं? पायरोल नहीं, तो कंपाउंड का नाम है ना पायरोल। इस तरह के टॉटोमराइजेशन को हम लोग कुछ बोलते हैं, अमाइडो इमाइडो सिस्टम ऐसा कुछ बोलते हैं। नहीं, वो तो अमाइड में चला जाता है, अमाइड तो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, C डबल बॉन्ड N ऐसा। इसमें भी रेजोनेंस, इसमें भी टॉटोमराइजेशन होता है। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड N और OH, इसको हम लोग अमाइडो इमाइडो सिस्टम बोलते हैं, इस तरह का कुछ सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं आ रहा कि इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते क्या है, पर ठीक है। तो आराम से हम लोग इनामाइन वाले पार्ट को इमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टॉटोमराइजेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कीटो इनॉल रट के मत बैठो, वो कोई पार्टिकुलर केस नहीं है, वो पूरे पॉसिबिलिटी का एक सर्टेन केस है जो अपने सिलेबस में है, बट हम लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में टॉटोमराइजेशन होगा या नहीं होगा? हो सकता है। आराम से हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। हाँ, कार्बन पे चला जाएगा। अभी ये तो हम सबसे शुरुआत में ही बताए थे, अमाइडो टाइप का सिस्टम, इस चीज को हम लोग आराम से उठा करके H को इधर डाल सकते हैं, तो अपने स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा सिस्टम आराम से सोचा जा सकता है। तो यही बेसिक सवाल है। सवाल नॉर्मली जो पूछा गया है, जो पूछा जाएगा, इतना भारी सवाल भी नहीं पूछा गया है, बट बाकी चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो एक छोटा सा बस तुम लोग के लिए होमवर्क है, ऑल्दो ठीक है, हम लोग ड्यूटेरियम एक्सचेंज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है वो, ड्यूटेरियम एक्सचेंज और हम लोग का कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वाला पार्ट या हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट, दोनों में से जो भी टॉपिक मेरा मन करेगा वो डिस्कशन करेंगे हम लोग। कल ही क्लास लगाएंगे तुम लोग का, सेम टाइम पे रहेगा। कल हो सकता है 8:30 बजे से भी क्लास लगा दे, मतलब तुम लोग का भी नॉर्मली स्कूल नहीं रहता है, तुम लोग भी खाली रहेगा तो 8:30 बजे से भी क्लास लगा सकते हैं। हम नॉर्मली दोपहर के टाइम में क्लास इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि रेगुलर शेड्यूल नहीं हो सकता, किसी का स्कूल है, किसी का दिस है, किसी का दैट है, और हम लोग का भी ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है, तो इसलिए हम लोग सुबह के टाइम पे हम क्लासेस नहीं लगा रहे हैं नॉर्मली। और सेम ही पैटर्न संडे को भी हम खाली नॉर्मली हम 8:30 बजे के अराउंड होते हैं, बट कभी कभी तुम लोग का 8 बजे तक क्लास होता है, ऑनलाइन में भी 8 बजे तक क्लास होता है, तो इसलिए हम 1 घंटे का ब्रेक देना चाहते हैं तुम लोग को, ताकि 9 बजे से क्लासेस लगाए। कल हम 8:30 बजे से क्लास लगा देंगे तुम लोग का, कल थोड़ा लंबा क्लास ले लेंगे और आराम से आएगा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। बट तुम्हारे लिए होमवर्क है, अपने बुकलेट में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टॉपिक कंप्लीट कर लेना, अगर वर्कशीट में टॉटोमराइजेशन का क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेना। अपने नोट्स कॉपी में सबसे पहले, मतलब सबसे पहला होमवर्क नोट्स कॉपी का है, टॉटोमराइजेशन जो टॉपिक है उसमें आंसर को छुपा के बाकी सारे क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना, जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, एंड
MS चौहान के क्वेश्चन आराम से धीरे धीरे ट्राई करना। टॉटमराइजेशन हम लोग के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक नहीं है, जितना कीटो एनॉल टॉटमराइजेशन है एप्लीकेशन उसका हम लोग आराम से सीख चुके हैं, उससे ज्यादा हम लोग को आगे जरूरत नहीं पड़ेगा, तो टाइम के साथ आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं। बट एटलीस्ट क्योंकि आज टॉपिक खत्म हुआ है तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ड्यूटेरियम एक्सचेंज का टॉपिक जो हम लोग के जीओसी का कहीं कहीं क्वेश्चन में इंक्लूडेड होता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो जीओसी में कहीं कहीं इंक्लूडेड होता है, ये दोनों प्रेफरेबली खत्म करेंगे। 2 घंटे का क्लास होगा तो फिर हम लोग ओजोनलिसिस भी आराम से कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग आराम से उसके नेक्स्ट वीक में टाइम टेबल के हिसाब से अपना क्लासेस लगाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर लेंगे। सर सेवेंथ वाले में हाँ तो फर्स्ट वाला कंपाउंड तो एरोमेटिक है और सेकंड वाले में तो फिर वो एरोमेटिसिटी नहीं हो रहा है, नहीं, अनस्टेबल हो रहा है, बट तब भी होगा। टॉटमराइजेशन होने में क्या दिक्कत है? परसेंटेज इनॉल ज्यादा है, परसेंटेज इनॉल कम है, ये चीज है। मान लो कि जैसे हम लोग का फिनॉल ग्रुप है, तो फिनॉल ग्रुप वाला पार्ट भी टॉटमराइजेशन में जाएगा ही जाएगा, बहुत ही कम जाएगा, 0.1% जाएगा, जाएगा तो सही, ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट तो पूछो। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यही पेंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कल के क्लास का टाइमिंग हम ग्रुप में डाल देते हैं, 8:30 बजे से क्लास लगा लेंगे आराम से, कल 8:30 बजे से क्लास शुरू करते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय सबको, होमवर्क थैंक कंप्लीट कर यू लेंगे। सर। ओके।